तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सीधी रेखा होती है जो आपका ग्राफ से ज्यादा स्ट्रेट है और इस चैनल पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हम क्या देख रहे हैं, क्लास 9 का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गति। तो आज हम देखने वाले हैं वेग समय ग्राफ के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो चलिए दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लिया हमने। ठीक है, और ये ग्राफ क्या है, किसका है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के समान वेग से गतिमान एक कार का वेग समय आरेख है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये जो हमारा एक्स अक्ष है उस पर हमने क्या लिया है, समय को, और वाई अक्ष पर हमने क्या लिया है, वस्तु के वेग को। और वस्तु का वेग कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखते हैं, इस वेग को देखने से यह पता चल रहा है कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है। और इस वेग को हम देखने समय क्या पता चल रहा है कि जो वस्तु है उसका वेग क्या है, समान है, एक समान है। जैसे कि क्या, 1 घंटा था तो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटा हुआ तो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटा हुआ तब भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटा होने के बाद भी उसका जो वेग है वो कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वस्तु एक समान वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, अगर इसके वेग में परिवर्तन होता, मान लीजिए अगर वेग ज्यादा हो जाता तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से ऊंचा हो जाता। मान लेते हैं 2 घंटा में इतना, फिर मान लेते हैं कम हो जाता तो फिर नीचे, फिर ज्यादा होता तो फिर से ऊपर, फिर कम होता तो फिर से नीचे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका जो वेग है वो एक समान वेग से गति कर रहा है ये वस्तु, इसीलिए इसका जो वेग है वो क्या हो रहा है, सीधा। और इसका वेग कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इस तरह से सीधा ही जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेग समय ग्राफ से दूरी। अब वेग समय ग्राफ से दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब हम क्या बोलते हैं कि ग्राफ देखकर या ग्राफ से ही दूरी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो इसी सूत्र से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या इसी सूत्र से हम विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। विस्थापन कैसे, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वेग गुनी समय। आपको पता है कि जो समय है वो बट्टे में या भाग में है, और उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो गुना में चला जाएगा। तो हमारा होगा विस्थापन बराबर वेग गुनी समय। ठीक है, अब विस्थापन मिल गया तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दूरी ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना है वो देखते हैं। अब देखते हैं इसमें कि वेग समय ग्राफ तथा समय के अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। अब देखिए ये जो घेरा गया क्षेत्र है ABCD, ठीक है, किस तरह से दिख रहा है, आयत की तरह दिख रहा है। तो ये घेरा गया क्षेत्र है, ये किसके बराबर होगा कि वस्तु का विस्थापन, पहले वस्तु कहाँ पर था, बाद में कहाँ पर पहुंचा, उसके परिमाण के बराबर होगा आपका क्या, घेरा गया क्षेत्र। ठीक है, ग्राफ में T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 और T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचा गया। अब देखिए वस्तु कहाँ से शुरू की गई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर खत्म हो गई, वहीं से एक लंब खींचेंगे। ठीक है, जब लंब खींचा गया संगत बिंदु पर तो उसका नाम पहले क्या पड़ा आपका A और दूसरा नाम क्या पड़ा B। और आपको पता है कि घेरा गया क्षेत्र किसके परिमाण के बराबर होगा, विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया, T1 और T2 से एक लंब खींचा गया जिसका नाम पड़ा A, दूसरा नाम पड़ा क्या B। ठीक है, अब देखिए ये जो A और C है ये आपका क्या दिखाएगा, ये आपका दिखाएगा वेग की ऊंचाई। A और C या बोल सकते हैं B और D, ये दोनों क्या दिखाएगा, वेग की ऊंचाई। मतलब जो वेग है वो कितना ऊंचा गया, कितना ऊंचा गया हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी तरह से B और D भी क्या दिख रहा है, दिखा रहा है वेग की ऊंचाई जो हमारा क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और T1 और T2 क्या दिखा रहा है, हमारा समय। ठीक है, लेकिन अब समय कितना लगा उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, T2 माइनस T1 करेंगे ना, कि समय में अंतर मतलब कितना समय लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितना समय लगा उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1। तो वेग की ऊंचाई होगा हमारा AC या BD,
और समय हमारा होगा t2 माइनस t1। ठीक है, तो अब t2 माइनस t1 क्या हो गया हमारा समय की लंबाई बोल सकते हैं। अब t2 माइनस t1 समय की लंबाई होगा, तो उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी तो समय की लंबाई हो जाएगा ना। मतलब जितना दूर आपका t2 माइनस t1 है उतना ही दूर हमारा क्या है, ए बी है। ध्यान दीजिएगा, ए सी और बी डी हुआ हमारा वेग की ऊंचाई, और ए बी या t2 माइनस t1 हमारा क्या हुआ, समय की लंबाई। इसीलिए t2 माइनस t1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब जो कार है वो कितना दूरी चली उसे व्यक्त कर सकते हैं कैसे, t2 माइनस t1 से। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दूरी बराबर, आपको पता है कि ये जो आकृति है कैसा दिख रहा है, आयत की तरह दिख रहा है। तो आयत में क्या होता है आपका, क्या होता है, ऊंचाई गुनी चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। तो इस वस्तु में या इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, जो इसकी लंबाई है कितना है, लंबाई कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई क्या बोले अभी हम, t2 माइनस t1। तो चलिए लेते हैं, दूरी बराबर क्या होगा, AC, AC मतलब ऊंचाई, A से लेकर C तक हमारा क्या हो गया ऊंचाई, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, C से लेकर कितना D तक। तो इसलिए दूरी बराबर क्या लिखा गया, AC गुनी CD। ठीक है, अब AC कितना है, इसका वेग कितना है, ऊंचाई मतलब क्या वेग ना, वेग कितना पढ़े हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो AC का बराबर, AC का मान कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और CD मतलब क्या t2 माइनस t1। तो क्या ले लिया गया t2 माइनस t1, और जो वेग है वो घंटा में है, तो जो समय है वो भी हम किस में लेंगे, घंटा में लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या प्राप्त होगा, जब इसे हल करेंगे हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा गुनी t2 माइनस t1, तो क्या होगा, जो h है ये बट्टे में है, और यहाँ का h है वो किस में है, गुना में है। तो ये h और ये h क्या होगा, कटेगा, तो हमारा क्या बचेगा 40 t2 माइनस t1, और क्या बचा किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं 40 किलोमीटर ब्रैकेट t2 माइनस t1, या लिख सकते हैं 40 ब्रैकेट t2 माइनस t1 किलोमीटर। ठीक है, अब यही चीज हमारा क्या है, चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही चीज किसके बराबर होगा, ये जो आयत है ABCD उसका क्षेत्रफल के ही बराबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। किसका दूरी, वस्तु का वेग का दूरी बोल सकते हैं, या वस्तु के वेग का विस्थापन बोल सकते हैं। ठीक है, वो आपका चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसा हमने अभी एक समान वेग के बारे में अध्ययन किया, उसी तरह एक समान रूप से त्वरण का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एक तालिका दिया हुआ है, एक तरफ है समय, दूसरी तरफ है वेग। ठीक है, तो समय है 0, वेग है 0, समय है 5, वेग है 9, समय है 10, वेग है 18, समय है 15, वेग है 27, समय है 20, वेग है 36, समय है 25, वेग है 45, समय है 30। तो वेग हमारा कितना हो जाता है 54। चलिए अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। हमने देखा कि एक समान त्वरण गति के लिए, एक समान त्वरण गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। जो समान वेग त्वरण गति है इसके लिए जो वेग है हमारा वो क्या होगा, सीधी रेखा होगी। जैसे कि 5 में क्या था हमारा 9, ठीक है, फिर क्या था 10 में हमारा 18, 15 में हमारा 27, 20 में हमारा 36, 25 में हमारा कितना 35, और 30 में हमारा क्या 54। तो क्या हो रहा है, जो वेग हो रहा है वो समान रूप से 9 के बाद 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद 36, 36 के बाद 54, सॉरी 36 के बाद 45, 45 के बाद 54। तो इसका जो त्वरित होने का गति है वो एक समान है। ठीक है, तो इसका जो रेखा होगा, ये ग्राफ बनेगा, वो एक सीधी रेखा होती है, क्योंकि आपको पता है समान अंतर जा रहा है, 9 का 9 का 9 का 9 का 9 का 9 का, इस तरीके से। ठीक है, पिछले ग्राफ की तरह हम तय की गई दूरी का पता वेग समय ग्राफ के अंदर क्षेत्र का आकलन करके कर सकते हैं। पिछले ग्राफ में हमने कैसे दूरी ज्ञात की थी कि उसके अंदर के क्षेत्र के परिणाम के बराबर था।
तो इस ग्राफ में भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ का आकलन कर सकते हैं उसके अंदर के ग्राफ से। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके से समय अवधि लेंगे हमारा क्या, t1 और t2। ठीक है, और इसी से हम क्या कर सकते हैं कि वस्तु की दूरी का आकलन कर सकते हैं। तो हमें पता है क्या होता है, दूरी बराबर वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्र। मतलब वस्तु कितनी दूरी तय की उसके परिणाम के बराबर ही होगा क्या, ये जो ग्राफ के अंदर का क्षेत्र है उसके बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं दूरी बराबर ए बी सी डी और ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं दूरी बराबर, अब देखिए जब ए बी सी डी को देखेंगे, ए से लेकर बी से लेकर सी से लेकर डी से लेकर फिर से, मतलब ये चारों को देखेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, आयत, आयत का क्षेत्रफल। और दूसरा क्या बन रहा है, ये ए डी और ई, ये क्या बन रहा है हमारा त्रिभुज। तो हम बोल सकते हैं कि दूरी बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया हमारा लंबाई गुनी चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। या हम बोल सकते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई को ए बी गुनी बी सी, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम बोल सकते हैं 1/2 गुनी ए डी गुनी डी ई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो दूरी है, ठीक है, वस्तु द्वारा तय की दूरी है वो वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्र के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि एक समान त्वरण गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। अभी तुरंत हमने देखा कि एक समान वेग के लिए एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपका क्या है, समान है ना, इसलिए एक सीधी रेखा होती है, ये बोला गया है। ठीक है, तब हमें ये पता चलता है कि असमान त्वरण गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होती। क्या बोला गया कि एक समान त्वरण गति के लिए जो वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। इस तरीके से अगर यहाँ से केवल हम यहाँ तक देखें तब के लिए, ठीक है, कि एक समान त्वरण गति के लिए जो वेग समय ग्राफ है वो सीधी रेखा होती है। लेकिन असमान त्वरण के लिए, मतलब कभी जो आपका त्वरण है वो बढ़ेगा, कभी कम होगा, तब उसका एक ग्राफ कैसा बनेगा, क्या सीधी रेखा होगी। समान के लिए तो सीधी रेखा होगी, लेकिन असमान के लिए क्या सीधी रेखा होगी, नहीं होगी। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपका उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो त्वरण है वो क्या है, असमान है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ओ से लेकर यहाँ पर हम मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, और इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ओ ए और बी सी ये वेग बढ़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या हुआ है, वेग बढ़ा है। लेकिन ए बी और सी डी पर आपका वेग क्या हुआ है, कम हुआ है। तो हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है वो असमान त्वरण का ग्राफ है ना। अगर समान त्वरण का रहता तो वो सीधी इस तरीके से एक सीधी रेखा जाती। ठीक है, लेकिन असमान है तो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इसीलिए इससे ये पता चल जा रहा है कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, असमान त्वरण का ग्राफ है। ठीक है, तो आप ये जो नोट लिखा हुआ है इसे याद रखिएगा हमेशा कि यदि वेग बढ़ रहा है तो वेग में बदलाव क्या है, सकारात्मक है, तब जो त्वरण है वो क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा। और जब वेग घट रहा है तो वेग में बदलाव क्या है, नकारात्मक है, तब त्वरण हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बढ़ेगा तो धनात्मक, कम होगा तो ऋणात्मक। ठीक है,
कल के वीडियो में हम क्वेश्चन हल करेंगे, बहुत सारे सवाल देखेंगे जो आपका ग्राफ से रिलेटेड रहेगा और एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पर बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।